नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्रैहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसका असर तो आज भी है, दशकों बाद भी। हमारे पास इस क्लासिक किताब के कुछ खास अंश हैं और साथ में जेसन ज़्विग की टिप्पणियां भी, जो 2003 तक अपडेटेड हैं। हाँ, ये टिप्पणियां काफी मददगार हैं। दिखाती हैं कि ग्राहम के सिद्धांत समय के साथ कैसे खरे उतरे हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि ग्रैहम के जो मूल सिद्धांत हैं उनका सार समझें। वो सिद्धांत जो आज के इस तेज रफ्तार, अक्सर उतार चढ़ाव वाले बाजार में भी काम आ सकते हैं। जी हाँ, ये उन सब के लिए फायदेमंद होगा जो फाइनेंशियल मार्केट्स को बेहतर समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बेंजामिन ग्रैहम वो सिर्फ एक निवेशक या लेखक नहीं थे, मतलब उनकी शख्सियत उससे कहीं बड़ी थी। हाँ, उन्हें एक बहुत उदार शिक्षक, एक अच्छे नियोक्ता और एक दोस्त के तौर पर भी याद किया जाता है। कहते ना, वॉल्टर लिपमैन ने कहा था उनके बारे में कि वो ऐसे पेड़ लगाते थे जिनकी छांव में दूसरे बैठ सकें। बिल्कुल, विचारों की उदारता, समय की, भावनाओं की, सब कुछ। और निवेश की दुनिया में उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह माना जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग। और उनकी सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी देन है निवेश और सट्टेबाजी, मतलब इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। इसके बीच एक साफ लकीर खींचना। अच्छा, ये फर्क समझना क्यों इतना जरूरी है? वॉल स्ट्रीट तो अक्सर इसे मिला देता है। हाँ, वही तो। ग्राहम ने इसकी एक बहुत स्पष्ट परिभाषा दी। क्या परिभाषा थी वो? उनके अनुसार निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो, पहली बात, गहन विश्लेषण पर आधारित हो, थरो एनालिसिस। ठीक है। दूसरी बात, वो मूलधन की सुरक्षा, मतलब प्रिंसिपल सेफ्टी, इसका वादा करे। और तीसरा? और तीसरा, एक संतोषजनक रिटर्न दे, एडिक्वेट रिटर्न। अगर कोई प्रक्रिया इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं करती तो वो सट्टेबाजी है। बिल्कुल, वो सट्टेबाजी है। और वॉल स्ट्रीट इसे धुंधला क्यों रखता है? क्योंकि सट्टेबाजी में ज्यादा लेन देन होता है, ज्यादा कमीशंस बनते हैं। तो निवेशक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर शेयर खरीदना निवेश नहीं है। एकदम। बिना विश्लेषण के सिर्फ इस उम्मीद में खरीदना की कीमत बढ़ जाएगी, वो ग्रैहम की नजर में सट्टेबाजी है। और जब ग्रैहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं तो उनका मतलब क्या बहुत ज्यादा दिमागी तेजी या डिग्री से है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आम गलतफहमी है। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ आईक्यू या एकेडमिक स्कोर नहीं है। तो फिर क्या है? ये है स्वभाव, टेम्परामेंट। मतलब धैर्यवान होना, अनुशासित रहना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। हाँ, वो सबसे जरूरी। भावनाओं पर काबू रखना और भीड़ से अलग, स्वतंत्र रूप से सोच पाना। ग्राहम तो कहते थे कि ये दिमाग से ज्यादा चरित्र का गुण है। अच्छा। हाँ, मतलब सही मानसिक ढांचा होना चाहिए। बिल्कुल, विश्लेषण के तरीके जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी सही भावनात्मक रवैया भी है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर बाजार में जब रोज उतार चढ़ाव होता है तब भावनाओं पर काबू रखना बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। और यहीं पर ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया काम आता है। उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ जरूर। लेकिन हाँ, वो इंटेलिजेंस ही है जो आपको बाजार के पागलपन के दौरान शांत रहने में मदद करती है। डर और लालच, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं निवेशक के। ग्राहम ने खुद भी तो काफी कुछ झेला था बाजार में। मुझे याद है वो सैवल टायर आईपीओ वाला किस्सा। हाँ, 1919 की बात है। वो उनका शुरुआती दौर था। उन्होंने इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया। आईपीओ यानी जब कंपनी पहली बार शेयर बेचती है आम लोगों को। जी। और पहले दिन 250% का मुनाफा, जबरदस्त। वाह। लेकिन कुछ ही महीनों में पता चला कि कंपनी फ्रॉड थी। हाँ। स्टॉक की कीमत बिल्कुल गिर गई, कौड़ियों के भाव। ओह। तो ये एक बड़ा सबक रहा होगा उनके लिए कि अगर कोई 1929 की महामंदी जैसी गिरावट के ठीक पहले भी पैसा लगा दे और फिर नियमित रूप से निवेश करता रहे तो भी लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, जिसे आजकल डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब नियमित अंतराल पर एक तय रकम निवेश करते रहना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। तो उन्होंने दिखाया कि 1948 तक करीब 8% सालाना रिटर्न मिल सकता था, महामंदी के बावजूद। हाँ, ये अनुभव उनके निवेश दर्शन की नींव बने। उन्होंने समझ लिया कि भविष्य का सटीक अनुमान लगाना वो नामुमकिन है। तो फिर निवेश का आधार क्या हो? भविष्यवाणी नहीं तो क्या? विश्लेषण, किसी बिजनेस के वास्तविक मूल्य का विश्लेषण और उसे खरीदते समय सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
इसका कोई उदाहरण है आपके पास? कैसे काम करता है ये? हाँ, जैसे 1925 में उन्होंने नॉर्दर्न पाइपलाइन को नाम की एक कंपनी के शेयर खरीदे $65 प्रति शेयर पर। क्यों? उसमें क्या खास था? खास ये था कि उनके विश्लेषण से पता चला कि कंपनी के पास उस वक्त कम से कम $80 प्रति शेयर के बराबर के बॉन्ड्स थे, सिर्फ बॉन्ड्स। अच्छा, मतलब कंपनी का बिजनेस अगर बंद भी हो जाता तो भी उसके पास जो संपत्ति थी वो शेयर की कीमत से ज्यादा थी। यही है सुरक्षा का मार्जिन, एक तकिया जैसा आपने कहा, जो आपको गिरने से बचाता है। वाकई, ये तो बहुत दिलचस्प है। ग्राहम की किताब इस बात पर भी जोर देती है कि वित्तीय बाजारों का इतिहास समझना कितना जरूरी है। हाँ, वो सांतायाना वाली बात, जो अतीत को याद नहीं रखते वे उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। और ये वॉल स्ट्रीट पर तो बिल्कुल सच लगता है। अक्षरशः सच है। इतिहास खुद को दोहराता रहता है, खासकर निवेशकों की गलतियों के मामले में, जैसे 1969-70 की गिरावट। हाँ, उस समय क्या हुआ था? लेकिन गिरावट ने वो भ्रम तोड़ दिया। ग्राहम ने तभी चेताया था कि बाजार अब सामान्य हो गया है, जहां बड़ी और लंबी गिरावटें भी आ सकती हैं। और ये चेतावनी आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने खासकर नए आईपीओज और महंगे ग्रोथ स्टॉक्स के खतरों से आगाह किया था। बिल्कुल। उनका मानना था कि वॉल स्ट्रीट पर जब किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साह होता है ना, तो वो अक्सर तबाही लाता है। जैसे 1999-2000 का .com बबल। हाँ, वो एकदम सटीक उदाहरण है। ग्राहम होते तो शायद जरा भी हैरान नहीं होते। उन्होंने साफ लिखा था कि किसी बिजनेस की अच्छी संभावनाएं, जैसे बढ़ती बिक्री या मुनाफा, जरूरी नहीं कि निवेशकों के लिए भी मुनाफे में बदले। क्यों? अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो निवेशक को फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हर कोई वही अच्छी संभावनाएं देख रहा है और उसके लिए बहुत ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है, तो वो सारी अच्छी बातें तो पहले ही कीमत में शामिल हो चुकी हैं। आपको उस दूरदर्शिता का कोई फायदा नहीं मिला। समझ गया। तो इन सब खतरों को देखते हुए ग्राहम निवेशकों को क्या करने की सलाह देते थे? उन्होंने निवेशकों को कैसे बांटा? उन्होंने निवेशकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा। एक डिफेंसिव या सुरक्षात्मक निवेशक और दूसरा एंटरप्राइजिंग या उद्यमी निवेशक। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग, ये किस आधार पर बांटा? ये इस आधार पर कि निवेशक कितना समय, कितना प्रयास और किस तरह का स्वभाव निवेश में लगाना चाहता है या लगा सकता है। अच्छा, तो डिफेंसिव निवेशक कौन है और उसके लिए क्या सलाह थी? डिफेंसिव निवेशक वो है जो मुख्य रूप से सुरक्षा चाहता है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता। उसके लिए ग्राहम की सलाह थी, पहली, अपने निवेश को अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स और बड़ी जानी मानी कंजर्वेटिव कंपनियों के शेयरों के बीच बांटो। कितना कितना? शेयरों में निवेश कुल पोर्टफोलियो का 25% से कम नहीं और 75% से ज्यादा नहीं। आदर्श रूप से 50-50 रखो और बाजार के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते रहो। और दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कई अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदो, एक में नुकसान हो तो बाकी संभाल लें। ठीक है। तीसरा, नियमित निवेश करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और चौथा, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड्स पर भी विचार कर सकते हैं। ये तो हुई डिफेंसिव की बात। अब एंटरप्राइजिंग निवेशक, जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। हाँ, एंटरप्राइजिंग निवेशक, उसके लिए मौके ज्यादा है लेकिन चुनौतियां भी। ज्यादा मेहनत चाहिए, ज्यादा विश्लेषण और सही स्वभाव। उनके लिए क्या रास्ते सुझाए ग्राहम ने? कुछ रास्ते हो सकते हैं, जैसे पहला, कम लोकप्रिय बड़ी कंपनियां, मतलब लार्ज कैप्स जो किसी अस्थायी कारण से बाजार की नजर में न हो। अच्छा। दूसरा, बार्गेन इश्यूज, ऐसी कंपनियां जिनके शेयर उनकी नेटवर्किंग कैपिटल से भी कम कीमत पर मिल रहे हो। ये बहुत मुश्किल है मिलना, पर ग्राहम के समय में ज्यादा होता था। और तीसरा, स्पेशल सिचुएशंस, जैसे कंपनियों का विलय होना, अधिग्रहण होना या रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें खास विशेषज्ञता चाहिए होती है। ये रास्ते तो वाकई मुश्किल लगते हैं और शायद यहीं पर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ग्राहम के दर्शन का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय स्तंभ है, कोर प्रिंसिपल। इसे थोड़ा और समझाएंगे, मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब है किसी संपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदना। आंतरिक मूल्य? हाँ, यानी कंपनी की असली कीमत। हाँ, कंपनी की वास्तविक कीमत, जो उसके एसेट्स, उसकी कमाई की क्षमता, भविष्य की संभावनाओं पर आधारित हो, ना कि सिर्फ बाजार में जो कीमत चल रही है उस पर। तो ये जो फर्क है असली कीमत और खरीदी कीमत में, वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जी हाँ, वही आपका बफर है, आपका कुशन। अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी पर कोई मुसीबत आ गई या बाजार का मूड बिगड़ गया,
तो ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जितना बड़ा मार्जिन उतनी ज्यादा सुरक्षा। बिल्कुल। ग्राहम का तो मानना था कि बिना सुरक्षा के मार्जिन के निवेश करना वो खतरनाक सट्टेबाजी है। और इसीलिए शायद वो उस समय की मशहूर ग्रोथ स्टॉक्स जैसे IBM या जेरोक्स को लेकर भी थोड़े सतर्क थे, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनियां क्यों ना हो। सही पकड़ा आपने, क्योंकि अक्सर इन बेहतरीन कंपनियों के शेयर इतने महंगे हो जाते थे कि उनमें सुरक्षा का कोई मार्जिन बचता ही नहीं था। लोग भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे थे। ग्राहम ने दिखाया कि कैसे इन शानदार कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आ सकती है। इससे साबित होता है कि क्या खरीदना है, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी किस कीमत पर खरीदना है ये भी है। ग्राहम ने सुरक्षा के मार्जिन का एक और पहलू भी बताया था, बॉन्ड यील्ड के मुकाबले स्टॉक की कमाई यील्ड। ये क्या था? हाँ, उनका तर्क था कि सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ कीमत और मूल्य के अंतर से नहीं आता, वो स्टॉक की अपेक्षित कमाई यील्ड, अर्निंग पावर यील्ड और उस समय चल रही हाई क्वालिटी बॉन्ड यील्ड के अंतर से भी आता है। कमाई यील्ड मतलब? कमाई प्रति शेयर को कीमत से भाग देना। हाँ, उसका प्रतिशत। अगर ये बॉन्ड यील्ड से काफी ज्यादा है तो ये अतिरिक्त कमाई भी एक तरह की सुरक्षा है। हालांकि उन्होंने ये भी नोट किया कि 1972 तक आते आते ये अंतर बहुत कम हो गया था। अब आते हैं ग्राहम के सबसे मशहूर आइडियाज में से एक पर, मिस्टर मार्केट। ये क्या कहानी है? मिस्टर मार्केट ये ग्राहम का एक बहुत ही शानदार रूपक है, एक कल्पना। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। वो रोज आपके ऑफिस आता है और आपको दो कीमतें बताता है। एक जिस पर वो बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी यानी आपके शेयर खरीदने को तैयार है, और दूसरी जिस पर वो अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। अच्छा, रोज आता है? रोज? लेकिन मिस्टर मार्केट है बड़ा मूडी, बहुत ज्यादा। कभी वो एकदम जोश में होता है, बहुत उत्साहित, तब ऊंचे से ऊंचे दाम लगाता है। और कभी वो बहुत ज्यादा निराश, डिप्रेस्ड होता है, तब बहुत सस्ते में अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार हो जाता है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव। तो निवेशक को क्या करना चाहिए इस मूडी पार्टनर के साथ? ग्राहम कहते हैं आपको मिस्टर मार्केट के मूड से जरा भी प्रभावित नहीं होना है। वो आपका नौकर है, मालिक नहीं। उसकी रोज की कीमतों को आप चाहें तो पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आपको तो उसके मूड का फायदा उठाना है। जब वो निराशा में डूबा हो और बहुत कम कीमत लगा रहा हो तो उससे खरीद लो। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो? जब वो जरूरत से ज्यादा जोश में हो और बहुत ऊंची कीमत लगा रहा हो तो उसे बेच दो। बाकी समय आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो, यानी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बाजार की रोज की उठापटक को एक अवसर की तरह देखना है, डरने की बजाय। बिल्कुल। ग्राहम का ये नजरिया बाजार की अस्थिरता को, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, उसे एक अवसर में बदल देता है। ये भावनात्मक अनुशासन ही तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान है। मतलब मिस्टर मार्केट की कीमत सिर्फ ये बताती है कि कोई और क्या सोच रहा है, बिजनेस की असली कीमत नहीं। एकदम सही। एक बुद्धिमान निवेशक कीमत का फायदा उठाता है, कीमत का गुलाम नहीं बनता। ग्राहम ने निवेश सलाह के स्रोतों पर भी कुछ कहा था, जैसे रिश्तेदार, बैंकर, ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या नजरिया था उनका? वो काफी यथार्थवादी थे इस मामले में। उनका मानना था कि अगर कोई निवेशक पूरी तरह दूसरों की सलाह पर निर्भर है तो उसे बहुत ही कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड निवेशों तक ही सीमित रहना चाहिए। और अगर एंटरप्राइजिंग बनना है तो फिर निवेशक को खुद इतना जानकार होना चाहिए कि वो दी गई सलाह को स्वतंत्र रूप से जांच सके, उसका मूल्यांकन कर सके। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उन्होंने ब्रोकरेज फर्मों की सलाह को लेकर खास तौर पर चेतावनी दी थी। हाँ, क्योंकि ब्रोकर का मुख्य काम क्या है? खरीदने बेचने से कमीशन कमाना। जरूरी नहीं कि उसकी सलाह हमेशा निवेशक के दीर्घकालिक हित में हो। हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और नए IPOs के बारे में भी सतर्क थे। बिल्कुल, क्योंकि निवेश बैंकर जो IPO बेच रहा है वो तो उसे आकर्षक बनाकर ही पेश करेगा ना। विक्रेता की बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या वो डिफेंसिव निवेशक के लिए ठीक हैं? ग्राहम मानते थे कि हाँ, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले, कम खर्चों वाले स्थापित म्यूचुअल फंड डिफेंसिव निवेशक के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन कोई चेतावनी भी थी। हाँ, उन्होंने उस समय के परफॉर्मेंस फंड्स के प्रति कड़ी चेतावनी दी थी। ये फंड्स ज्यादा रिटर्न के चक्कर में बहुत ज्यादा जोखिम उठाते थे और अक्सर बुरी तरह पिट जाते थे, आज के कई एग्रेसिव फंड्स जैसे। अच्छा। उन्होंने क्लोज्ड एंड फंड्स का भी जिक्र किया था, जो कभी-कभी अपनी नेट एसेट वैल्यू से डिस्काउंट पर मिलते हैं, जिससे एक अतिरिक्त मार्जिन मिल सकता है।
लेकिन किसी भी फंड को चुनने से पहले उसका इतिहास, मैनेजमेंट, खर्चे, इन सब का ध्यान से विश्लेषण जरूरी है। ग्रैहम के विचारों में कितनी ताकत है, इसका एक बड़ा सबूत वो सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्रैहम एंड डॉट्सविल वाला भाषण है ना। हाँ बिल्कुल, ये वॉरेन बफेट ने 1984 में दिया था, बहुत मशहूर है। इसमें उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के कई पूर्व छात्रों और अनुयायियों के निवेश रिकॉर्ड्स को सामने रखा। कौन कौन थे इसमें? कई थे, वॉल्टर श्लॉस, टॉम नैप, बिल रुआन, रिक गेरिन, चार्ली मंगर और खुद बफेट भी। और इन सब का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड असाधारण रूप से सफल था। इसमें खास बात क्या थी? क्या ये सब एक ही तरह से निवेश करते थे? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इन सब की निवेश शैलियां अलग-अलग थीं। अच्छा, जैसे वॉल्टर श्लॉस का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड था, सैकड़ों स्टॉक। वहीं बफेट का बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ ही कंपनियों में बड़ा निवेश। कोई छोटी कंपनियों पर फोकस करता था, कोई बड़ी, कोई ज्यादा एक्टिव था, कोई कम। लेकिन फिर इनमें समान क्या था? समान था उनका मूल दर्शन। वो सभी ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को मानते थे। वो सब कारोबार को उसके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर खरीद रहे थे। वो सब मिस्टर मार्केट का फायदा उठा रहे थे। तो ये उस विचार को चुनौती देता है कि बाजार हमेशा सही होता है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और लगातार अच्छा रिटर्न कमाना बस किस्मत है। बिल्कुल, बफेट ने यही तर्क दिया कि अगर ये सिर्फ किस्मत होती तो इतने सारे लोग जो एक ही गुरु ग्राहम से सीखे थे, इतने लंबे समय तक लगातार बाजार को इतने बड़े मार्जिन से कैसे हरा पाते? ये सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव है। तो सफलता का सूत्र क्या था? सूत्र था ग्राहम का दर्शन, व्यवसाय खरीदें, सिर्फ स्टॉक नहीं, और हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें। तो आज की इस बातचीत से हमने बेंजामिन ग्रैहम के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक समझे हैं। एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। मतलब विश्लेषण, सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न पर ध्यान दें। जी हाँ। दूसरा, अपना स्वभाव पहचानें। आप डिफेंसिव हैं या एंटरप्राइजिंग, और उसी अनुशासन में रहें। सही। तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, असली कीमत से कम पर खरीदें। बिल्कुल, सुरक्षा कवच। चौथा, मिस्टर मार्केट को अपना मालिक ना बनने दें। बाजार के मूड का फायदा उठाएं, उसके गुलाम ना बने। भावनात्मक काबू रखें। एकदम। पांचवा, लोकप्रियता और उत्साह से सावधान रहें। हॉट आईपीओज, महंगे ग्रोथ स्टॉक्स, बाजार के ट्रेंड्स, इनसे अक्सर नुकसान होता है। हाँ, इनसे बचना चाहिए। और छठा, विश्लेषण, विविधीकरण और अनुशासन, ये सफल निवेश की कुंजी हैं। और जैसा सुपर इन्वेस्टर्स के उदाहरण से पता चलता है, ग्राहम के सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लचीला ढांचा है। अलग अलग तरीकों से भी सफल हो सकते हैं, अगर सोच वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली हो, मतलब कीमत और मूल्य के फर्क का फायदा उठाना। ग्राहम ने 1972 में लिखा था कि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद सही निवेश सिद्धांतों ने आमतौर पर सही नतीजे दिए हैं, और हमें मानना चाहिए कि वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही विचार करने वाले बिंदु पर लाता है। क्या? देखिए, ग्राहम के समय से आज तक, और खासकर 2003 के बाद से भी, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है, सूचना कितनी तेजी से फैलती है, अर्थव्यवस्थाएं कितनी जुड़ गई हैं, बाजार की बनावट कितनी बदल गई है। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, जटिल डेरिवेटिव्स हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ग्राहम के 50-70 साल पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? आज के निवेशक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों को कितना जस-का-तस अपनाना चाहिए और कितना आज के माहौल के हिसाब से ढालना चाहिए? क्या वो पुराने नियम आज की जटिलताओं से पूरी सुरक्षा दे सकते हैं? इस पर सोचना मेरे ख्याल से आज के हर निवेशक के लिए बहुत जरूरी है।